हेलो डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लिमिटेशंस एंड रीजन्स ऑफ फेल्योर्स ऑफ बोर्स मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस एंड रीजन्स ऑफ फेल्योर के बारे में डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स, हम लास्ट क्लास के कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें पहले डिस्कस कर लेंगे, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट है, द स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन्स आर नंबर्ड स्मॉल n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। दीज इंटीग्रल्स नंबर आर कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्टेशनरी स्टेट के नंबर को हम लोग जो डिनोट करेंगे वो n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह से हो जाएगा, और ये नंबर इंटीग्रल्स होंगे एवं इसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट करेंगे, या कह सकते हैं इसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट आर रिप्रेजेंटेड एज Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर a नॉट, वेयर a नॉट इज इक्वल टू 52.9 pm। दैट मीन्स यहाँ पर फ्रेंड्स स्टेशनरी स्टेट के रेडियस को हम लोग इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये हो गया कि इसको हम एक तरह से ग्राउंड स्टेट की तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ए नोट का वैल्यू 52.9 pm होता है, और जब हम फर्स्ट ऑर्बिट में यानी कि n इज इक्वल टू 1 जब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर r इज इक्वल टू आप लोग देख रहे होंगे 52.9 होता है। दैट मीन्स r इज इक्वल टू 52.9 pm हो जाएगा, और इसे हम लोग रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, या फिर इसे हम लोग बोर्स ऑर्बिट भी कहेंगे। इस तरह से जैसे जैसे इस इक्वेशन में हम n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से हमारा रेडियस बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाय En इज इक्वल टू माइनस RH इंटू 1/n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर RH इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल होता है, और ये ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कहलाता है। दैट मीन्स इसे हम एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट कहेंगे। हम फ्रेंड्स जब हम ऊपर वाले इक्वेशन में n इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करते हैं तो E1 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल एंड E2 इज इक्वल टू -0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल होता है। तो इस तरह से जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ते जाएगा उस तरह से आपका पर्टिकुलर उस ऑर्बिट का एनर्जी आप लोग देख पाएंगे इस इक्वेशन के द्वारा। हियर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर अवस्था में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से कम है, या फिर इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है तो उस वक्त जब उसका एनर्जी जो भी एनर्जी हो उससे हमेशा कम होगा जब वह इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के अंदर होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि वह इलेक्ट्रॉन्स एटम से बहुत दूर होगा, या हम कह सकते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस से बहुत ही ज़्यादा दूर होगा। दूर का मतलब ये हम समझ सकते हैं कि वो एक इनफिनाइट डिस्टेंस पर होगा। दैट मीन्स ए फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इनफाइनाइटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड असाइंड द एनर्जी वैल्यू ऑफ 0। फ्रेंड्स इस केस में जब इन्फिनिटिव पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो वहाँ पर एनर्जी जो है वहाँ पर 0 हो जाएगा, और फ्रेंड्स जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के पास आएगा वैसे वैसे En का वैल्यू बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ता जाएगा और यह अधिक निगेटिव होता जाता है। दैट मीन्स जब n का वैल्यू 1 होगा तब एनर्जी का सबसे अधिक निगेटिव वैल्यू होगा, और यह ऑर्बिट सबसे अधिक स्टेशनरी होगा, या कह सकते हैं कि यह ऑर्बिट सबसे अधिक अस्थायी होगा, और यह ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज
helium plus, lithium 2 plus, beryllium 3 plus and so on ions have energy of the stationary state are given by En is equal to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into Z square upon N square joule, and Rn, that means radius of nth orbit, is equal to 52.9 into N square upon Z pm. That means यहाँ पर फ्रेंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, मतलब ये कि हाइड्रोजन के तरह दिखने वाले, जिस तरह से हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी तरह से यहाँ पर हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, इस तरह से जो भी आयन्स होंगे उन सभी में जो भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो उन सभी के लिए जो एनर्जी होगा उसके इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एवं उसके एनर्जी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। एवं इस ऊपर वाले इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव हो रहा है और रेडियस जो है वो छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसका रेडियस छोटा होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी टाइटली बाउंड टू दी न्यूक्लियस। मतलब ये कि जैसे जैसे रेडियस छोटा होगा तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के पास होगा और वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली होगा, मतलब कह सकते हैं बहुत ही क्लोज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दीज ऑर्बिट्स। दैट मीन्स इस ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी को कैलकुलेट करना संभव था। एंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस। दैट मीन्स जैसे जैसे न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। एंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज करेगा जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग बढ़ाएंगे। तो नाउ अब हम लोग फ्रेंड्स लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं। बोर्स मॉडल ने हाइड्रोजन के बारे में अपना पोस्टुलेट्स दिया, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस थे जिसको हम लोग देख लेते हैं। इट वुड अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस, दैट इज हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस। However, Bohr's model was too simple to account for the following points. That means friend, हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर मॉडल था वो रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल से बहुत ही बेहतर था, या कह सकते हैं 100% बेहतर था। और उसके साथ साथ हाइड्रोजन परमाणु एवं इसके जैसे अन्य आयंस जो भी थे उसके बारे में रेखा स्पेक्ट्रम और उसके स्टेबिलिटी, या कह सकते हैं उसके अस्थाई को भी व्याख्या कर सकता था, लेकिन फिर भी वो कुछ पॉइंट्स को व्याख्या नहीं कर सका। और जो पॉइंट्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट में है फ्रेंड्स, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स डॉक्टलेट्स, दैट इज टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। दैट मीन्स फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के छोटे से छोटे स्ट्रक्चर की व्याख्या करने में ये विफल रहा, क्या कह सकते हैं इसमें सफलता नहीं मिली। छोटे से छोटे स्ट्रक्चर मीन्स कह सकते हैं कि जिस तरह से पास पास स्थित दो रेखाएं हों, या कह सकते हैं डॉक्टलेट हो, उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेनेशन करने में ये असफल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंड ऑल्सो अनेबल टू explain the spectrum of atoms and other than hydrogen, for example helium atom which possesses only 2 electrons. That means यह मॉडल हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं हीलियम एटम। हीलियम एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये इसके स्पेक्ट्रम को डिफाइन करने में असफल हो गया। नेक्स्ट है, फर्दर दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स बोर्स मॉडल मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में उपस्थित स्पेक्ट्रल लाइंस के
स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करने में असफल रहा है। स्प्लिटिंग को हम यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस के स्प्रेड को ये लोग नहीं दिखा पाया। मतलब किस तरह से स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे सामने हो सकता है, तो उसको ये लोग नहीं दिखा पाए। स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग आगे और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। दैट मीन्स केमिकल बॉन्ड्स यानी कि रासायनिक बंधनों के द्वारा, परमाणु के द्वारा अणु बनाने की योग्यता की व्याख्या नहीं कर सका। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम लोग समझ पा रहे हैं कि कुछ इनके अपने लिमिटेशंस थे, जिसके वजह से ये केवल हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक आयंस के ऊपर अपने थ्योरी को इन्होंने लगाया और एवं कॉम्प्लेक्स एटम की संरचना के लिए इनका लॉ फेल हो गया। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा रीजन फॉर फेल्योर्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी बोर्स मॉडल के फेल होने का क्या कारण था, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट में है, द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन बोर्स मॉडल। दैट मीन्स बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया गया है, क्योंकि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स को एक चार्ज पार्टिकल के रूप में लिया गया था, जो कि ये पार्टिकल्स न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे थे। मतलब फ्रेंड्स, किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में कोई पार्टिकल घूम रहा है, वो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है और उसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया और इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी वेव के रूप में नहीं देखा। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मॉडल इज क्लियरली डिफाइंड, ऑर्बिट इज ए पाथ एंड दिस पाथ इज कम्प्लीटली एंड क्लियरली डिफाइंड। यहाँ पर फ्रेंड्स यह मॉडल स्पष्ट रूप से डिफाइन किया कि ऑर्बिट एक पाथ है और इन्होंने पाथ को एक स्पष्ट और पूरे तरीके से इस प्रकार से परिभाषित किया, ओनली इफ बोथ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। दैट मीन्स एक ही समय में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग दोनों एक साथ ज्ञात हैं। बट दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार संभव नहीं था, या कह सकते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। और इस प्रिंसिपल को आगे के क्लास में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इस प्रकार कुछ कमजोरियों के कारण बोर मॉडल को अन्य परमाणु पर लागू नहीं किया जा सका। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने आज के क्लास में लिमिटेशंस एंड फेल्योर्स ऑफ बोर मॉडल्स ऑफ एटम्स के बारे में डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।